नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार एजुकेशन फॉर सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पॉलिटी का जो अंक लेके आए हैं वो है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। तो हम लोग पढ़ेंगे आज शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। जैसा कि अनुच्छेद से आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि अभी तक हम लोग क्या है अनुच्छेद पढ़ रहे थे। तो अनुच्छेदों में क्या है भाई, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसा अनुच्छेद पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद आया 21, कैपिटल A। मीन्स क्या है, नया अनुच्छेद जुड़ा है। ये अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, ये नया अनुच्छेद जुड़ा है। कब जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन सन 2000, इसके माध्यम से इस संविधान में यह अनुच्छेद जुड़ा और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया सन 2002। इसके पहले मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो क्या संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार था कहीं पर, या शिक्षा प्राप्त करने या शिक्षा दिलाने जैसी कोई बात थी क्या? तो हाँ, एक जगह थी। कहां पर? डीपीएसपी। डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि यहां पर क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बालकों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा, है ना? बहुत नीचे तक चला गया तो कई बार ऐसा हो जाता है लिखते लिखते। तो देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में कहा था? तो मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, मूल संविधान में जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, तो कुछ इस तरह की भाषा जो चाहिए थी वो कहाँ लिखा था? डीपीएसपी में। अच्छा, डीपीएसपी में अगर इस तरह का, आप जानते हैं डीपीएसपी में भी अधिकार ही है, लेकिन वो राज्य पर डिपेंडेंट थे। राज्य जब चाहे तब दे, जब ना चाहे तो नहीं दे। लेकिन क्या है, मूल अधिकार में यदि कोई अधिकार शामिल हो जाता है तो राज्य का कंपल्सन यानी मजबूरी हो जाती है, राज्य आवश्यक रूप से इसे प्रदान करेगा। तो डीपीएसपी में था का मतलब राज्य के ऊपर छोड़ा गया था कि राज्य जब ठीक ठाक समझे तब ऐसा करे। लेकिन इसको उठा के 86वें संविधान संशोधन से कहां पहुंचा दिया गया? ये पहुंचा दिया गया अनुच्छेद 21A में। एक नया अनुच्छेद बनाया गया और यहां पर पहुंचा दिया। अब आप सोचते हैं नया अनुच्छेद बनाया गया, इसके पहले क्या है, कोई विशेष बात हुई थी क्या? कुछ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए। तो कौन से किस तरह के केसेस हैं उसके बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग। पहले पहले क्या है कि भले ये डीपीएसपी में था अनुच्छेद 45 और शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी में था, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया, है ना? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में क्या शामिल हो गया था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये शामिल किसने किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे शामिल किया था।
अब बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस हुआ होगा। तो एक केस समझिए 1992 में मोहिनी जैन, मोहिनी जैन केस हुआ था 1992। जो भी केस है वो क्या है, ये मोहिनी जैन केस कर्नाटक राज्य के विरोध में हुआ था। तो यहाँ पर मोहिनी जैन आप वर्सेस कर्नाटक राज्य कर सकते हैं, वर्सेस कर्नाटक राज्य। इसमें सबसे पहली बार अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में शामिल होता है। तो वो कौन सा केस था, मोहिनी जैन केस। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है, क्या सभी प्रकार की शिक्षा, तो यहां तक तो जवाब था हाँ जी, सभी प्रकार की शिक्षा मूल अधिकार में आती है और वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन इस बात को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 साल बाद ही एक केस आया, उसमें संशोधित कर दिया। केस था उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, और ये केस है 1993 में, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या संशोधित कर दिया कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है वो निःशुल्क अनिवार्य दी जाएगी, वो मौलिक अधिकार है। सभी तरह की शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए, न कि सभी प्रकार की शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी। यानी आपको निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा मिलेगी वो केवल प्राइमरी लेवल की एजुकेशन मिलेगी, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, या आप तो ऐसा समझिए कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो एजुकेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको। तो यहाँ पर तो ऐसा था कि सभी प्रकार की एजुकेशन आपको मिल सकती है, लेकिन यहां तक आते आते सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया प्राइमरी एजुकेशन ही इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारे पास दो केसेज, कभी कभी केसेज पूछ लेता है, तो आपके सामने केसेज आ गए। उसके अलावा मैंने कहा कि जब सरकार ने संशोधित किया तो क्या कर दिया, या आपने क्या है संसद ने संशोधित किया, तो उन्होंने 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित करके और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रख दिया। तो सन 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए तो राज्य विधि बनाकर इस तरह का काम करेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई मूल अधिकार में। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 का क्या हुआ, एक बात हुई कि भाई अनुच्छेद 45 में था, अनुच्छेद 45 की जो भाषा है उसको उठा के हमने एक नया अनुच्छेद 21A मूल अधिकार के अंतर्गत बनाया, वहां रख दिया। तो अनुच्छेद 45 की भाषा में संशोधन हुआ, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्या हो गया, 6 से 14 वर्ष की जगह अब 0 से 6 वर्ष की व्यवस्था, और ये भी 86वें संविधान संशोधन से ही हुआ। यानी एक नया अनुच्छेद आया 21A, और इस अनुच्छेद में जिसकी भाषा दूसरी जगह चली गई थी तो इसकी भाषा यहां संशोधित होगी। पर सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व तो होता है वो माँ बाप का होता है कि अपने बच्चों को एजुकेट करवाएं। राज्य
अगर ऐसी सुविधा देता है तो उसे क्या है, कौन अ, उस चीज को, उस सुविधा को अवेल कर पाएगा। माँ बाप अगर चाहेंगे तभी तो बच्चा इस तरह की सुविधा को अवेल कर पाएगा, क्योंकि बच्चा कितना बड़ा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सामान्य तौर पर आप मूल अधिकार देखेंगे तो सभी यंग लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसमें बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है, या हर जगह बच्चों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ एसेंशियली 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। और अगर बच्चों को इस तरह का कोई अधिकार मिलता है तो निश्चित तौर पर माँ बाप ही वो लोग होंगे जो रेस्पॉन्सिबल होंगे उनको इस तरह के अधिकार अवेल करवाने के लिए। तो यहां पर क्या है, हमारे 51A में मूल कर्तव्य लिखा गया है। 10 मूल कर्तव्य लिखे गए थे, इसमें एक 11वां मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। माता पिता का मूल कर्तव्य यहां पर बढ़ा दिया गया कि भाई माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, या जो लोग भी पालक हैं उनका भी एक कर्तव्य बनाया गया कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें, है ना। तो उनको दिलाएं, तो उसके लिए वो उनको भी प्रोत्साहित किया गया, इसलिए मूल कर्तव्य में डाला गया। ध्यान रखें, माता पिता का कर्तव्य बनाया गया और ये बाइंडिंग नहीं है। अगर मान लीजिए कोई माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो ये नहीं है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, नहीं, ये केवल क्या है, उनका कर्तव्य बनाया गया। अगर जेल भेजने की बारी होती तो हो सकता है बहुत सारे माता पिता को फिर ये कानून बनने के बाद जेल जाना पड़ता। तो आप समझे, मूल कर्तव्य बनाया गया का मतलब है माता पिता का कर्तव्य तो आरोपित किया गया, लेकिन उनसे अपेक्षा तो की गई, लेकिन उन पर कोई कानूनी दबाव नहीं डाला गया। और ये सही भी है, क्योंकि कौन बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी था। तो ऐसे लोग कई बार नहीं जान पाते अपने अधिकारों के बारे में, और कई बार इतनी गरीबी होती है कि उस गरीबी के कारण वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजने देना नहीं चाहते, वो खुद नहीं चाहते कि बच्चे हमारे पढ़ें। तब उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है, न कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए, न कि उनको उनके ऊपर कोई मजबूरी डाली जानी चाहिए ऐसी। उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए ही, उनको ठीक करते हुए ही अगर शिक्षा के अधिकार को दिलवाया जा सके तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा ही सरकार ने सोचा, और इसीलिए संविधान संशोधन जो 86वां हुआ उसने 3 जगह संशोधन किया। तो क्या है, एक बना अनुच्छेद 21A, एक हुआ अनुच्छेद 45, एक हुआ अनुच्छेद 51A का 11वां भाग, है ना। तो ये 3 जगह 86वें संविधान संशोधन में सुधार हुआ। अच्छा, हो सकता है आपसे सवाल शिक्षा का अधिकार लिख के ना पूछ के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुए बदलाव भारत में किस तरह प्रभाव डाल रहे हैं, या शिक्षा के विकास में क्या भूमिका निभाई, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो ये आपका जानना कर्तव्य है कि 86वां संविधान संशोधन बेसिकली प्रमुख रूप से जो डेडिकेटेड था वो किस बात के लिए, भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना और सभी बच्चों को शिक्षा मिल पाए ऐसी व्यवस्था करने के लिए इस तरह का ये 86वां संविधान संशोधन था। तो ये समझिए क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा नहीं होता कि केवल शिक्षा का अधिकार है तो सीधा सीधा ऐसा शिक्षा का अधिकार आ जाएगा, है ना, या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। मैंने बताया कि ये संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में हुआ। आज हम 2025 में खड़े हैं, फिर भी हमारे सारे जो बच्चे हैं वो सबको एजुकेशन नहीं मिली हुई। तो मौलिक अधिकार बना देने के बावजूद सबको नहीं मिला हुआ है, ये तो गारंटीड है। आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके बावजूद आपको ये अधिकार नहीं मिला है। हाँ, कितने लोग कोर्ट जा पाएंगे, जिनको ये अधिकार मिला है क्या वो कोर्ट जा पाएंगे? आप समझिए ना कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग समस्याग्रस्त हैं, क्या वो अपने अधिकार अगर नहीं मिलता है राज्य से तो क्या लेने के लिए कोर्ट जा पाएंगे? ऐसी हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं प्रथाएं भी हैं जिसके कारण से बालिकाओं का विशेष रूप से पढ़ना रोका जाता है। ऐसे में क्या इन परंपराओं और प्रथाओं
को हटाने के लिए को सरकार ने अलग से कोई प्रयास किया या केवल ये कानून बना देना सफिशिएंट होगा? तो आप समझिए बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जिनके कारण आज तक भी संपूर्ण एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो बात ये होती है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 86वें संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मेंस के क्वेश्चन भी हुए और प्री के क्वेश्चन भी हुए। प्री में भी सीधा 86वें संविधान संशोधन से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। या मैंने आपको 2 केस बताए, ठीक है, मोहिनी जैन केस बताया, उन्नी कृष्णन केस बताया, उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्री में सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, मेंस में सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह शिक्षा का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार बना। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2009 में एक कानून बनाया जिसको हम RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, जो 2010 से लागू हुआ, 2010 से इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है? और इसमें निजी शिक्षण संस्थाओं को भी, निजी शिक्षण संस्थाओं को भी कहा गया है कि अपना 25% सीटें इस काम के लिए दें। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार के पास इंफ्रा की भी कमी है, तो कानून में उस इंफ्रा की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल की कमी को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि निजी स्कूलों पर भी इस अधिकार को देने का दबाव डाला गया। न सिर्फ सरकार बल्कि निजी शिक्षण संस्थान भी इस चीज को देंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, एक चीज जानिए, इस कानून में अपवाद है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। ये जो संस्थान होते हैं, यानी जो अल्पसंख्यक लोगों द्वारा चलाए जाए, अल्पसंख्यक लोगों द्वारा प्रबंधित किए जाएं, उन संस्थानों को इस अधिकार को देने से छूट मिली हुई है। यानी निजी शिक्षण संस्थान में एक बहुसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाले होंगे, एक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाले होंगे। बहुसंख्यकों में केवल हिंदू वर्ग को रखा गया है, यानी हिंदुओं के द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थान होंगे, या अन्य जितने भी धर्म हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर ये क्या है, अल्पसंख्यकों को बताया गया है, ठीक है, या भाषाई आधार पर बताया गया है। तो यहाँ भाषाई आधार का महत्व तो नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर महत्व है। तो यहाँ समझिए कि किस धर्म के व्यक्ति उस संस्थान को चला रहे हैं। अगर हिंदू धर्म के व्यक्तियों द्वारा वो संस्थान चलाया जा रहा है तो उसे बहुसंख्यक संस्थान कहेंगे। अगर अन्य किसी धर्म के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है तो उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कहेंगे। तो निजी शिक्षण संस्थानों में 2 प्रकार के शिक्षण संस्थान आएंगे। तो जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थान होंगे, उन्हें आवश्यक रूप से कहा गया है कि आप ये अधिकार दिलवाने में सरकार की मदद करेंगे। एवज में सरकार भी कुछ आपको प्रॉफिट देती है, लेकिन बात ये होती है कि आप मदद करेंगे, और ये कंपलसरी है। ये लोग कोर्ट तक गए कि भाई हम तो निजी शिक्षण संस्थान है, हम क्यों करें भाई, ये तो सरकार का काम है, सरकार दे जिसको शिक्षा देनी हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं भाई, देना तो आपको भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह निजी शिक्षण संस्थान, जो बहुसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उनका तो कर्तव्य आरोपित कर दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर यह कर्तव्य आरोपित नहीं किया गया। तो मुख्य तौर पर जो बिंदु निकल के आए, जो विवाद के बिंदु भी हो सकते हैं या कहीं पर लिखने के दौरान कुछ मेंशन किया जा सकता है, वो ऐसे बिंदु हो सकते हैं, तो इन्हें भी मेंशन किया जा सकता है। एक, निजी शिक्षण संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया, मतलब सरकार ने ये अधिकार दिलाने का दायित्व तो केवल अपने ऊपर ही नहीं लिया कि सरकार ही निःशुल्क शिक्षा दिलाएगी, बल्कि निजी शिक्षण संस्थानों का भी सहारा लिया। अभी कह रही है 25% सीट आप देंगे, और सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर यह आरोपित किया गया। हो सकता है अगर इंफ्रा की कमी हो या मान लो सरकार न चला पा रही हो, तो कल को हो सकता है कि और कुछ परसेंटेज बढ़ा सके क्या है शिक्षण संस्थानों पर। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये समझिए कि 25% है, तो 25% सीटें
निजी शिक्षण संस्थानों में भी इसके लिए आरक्षित होंगी और वो केवल और केवल बहुसंख्यक शिक्षण संस्थानों में होंगी, न कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में। तो मूल रूप से जो बातें कही गई, चाहे कानून में हो चाहे संविधान के अंदर, मैंने आपको बता दिया, और किस तरह के क्वेश्चन आए मैंने इसमें आपको बताया। तो होपफुली आपको क्या है ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए जो जानकारी है वो सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर है। और कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। तो एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म है उस पर जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इस तरह के वीडियोस में लाता रहूँगा और उसमें जो भी क्या है पॉलिटी से संबंधित चीज़ें हैं, पॉलिटी या एथिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, वो मैं ले आता रहूँगा। तो उसी कड़ी में ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अन्य लोगों को बताइए, है ना, और चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए और बाकी जो आप लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो आप लोगों की डिमांड होगी उन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो मतलब और तरह के कोर्सेज भी जो चालू होंगे वो आपकी डिमांड पर चालू होंगे, जैसा आप बताते रहेंगे करते रहेंगे। तो ये सब वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।